भारत जो है अभी ग्लोबली वी आर रैंकिंग 1 इन रोड एक्सीडेंट डेथ। जो लाइसेंस बनाते हैं लाइक आरटीओ, आपको क्या लगता है कि वो फेयरली अपना काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि लाइसेंस जो है घर बैठे ही बन जाता है, टेस्ट वगैरह स्किप करते हैं लोग। जो आपने भाकरोटा में जो ये हजार्डियस गुड का जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट वी लॉस्ट मोर देन 30-40 पीपल से, इस एक्सीडेंट में ड्राइवर फॉल्ट के साथ साथ जहां ये एक्सीडेंट हुआ वहां पे एक मेजर इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फॉल्ट था एनएचएआई की तरफ से। लाइक लोग तो गलती कर ही रहे हैं ड्राइविंग करते वक्त, बाकी जो डिजाइन है रोड का उसमें भी गलती हुई। हाँ। टीनेज ने कमिट किया था एक्सीडेंट, दैट इज एक तो गुजरात केस जो वडोदरा में हमने देखा था, एक पुणे पोर्शा केस। ड्रंकन ड्राइविंग में क्या होता है कि इधर दी इन्फ्लुएंशियल पीपल आर इन्वॉल्व, जैसे So hi Neha, welcome to the Ronit Show podcast. हाय रोनित, थैंक यू फॉर Thank इनवाइटिंग मी हियर। Yeah, thank you so much for appearing here. So I was reading this report from Ministry of Road Transport and Highways. So I got to know from that report कि जो टॉप 10 सिटीज़ हैं जिसके अंदर रोड सेफ्टी इश्यूज एंड रोड एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। जो टॉप 10 सिटीज़ उसके अंदर कोट करी गई हैं, एंड द डेटा इज़ फ्रॉम 2022, and I can also pin those links in the description so that people can also read that document. So top 10 cities के अंदर तमिलनाडु जो है पहले नंबर पे आता है, जिसमें 64,000 केसेस आर एक्नॉलेज्ड रोड सेफ्टी एंड रोड एक्सीडेंट्स के अकॉर्डिंगली। एंड जो बाकी की सिटीज़ हैं दैट इज़ एमपी, केरला, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान दैट इज़ 23,000 cases, and the eighth one is Telangana and Andhra Pradesh and Gujarat. Okay, so these are the hierarchy of cases which are acknowledged in these cities. So I just want to know from your perspective कि इतने सारे जो केसेस हैं अभी तक मैं देख रहा हूँ, मैं पहले शॉक्ड हो गया था कि आज भी रोड एक्सीडेंट इतना मेजर कंसर्न है इंडिया में कि हर साल इतने सारे लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो कि रोड एक्सीडेंट को कर रहे हैं लोग जो हैं, और किस तरह से हम उसको क्योर कर सकते हैं। ओके। सो रोनित, आपने जो डेटा बताया है, पहले तो मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करूंगी। आपका डेटा यस। एब्सोल्युटली करेक्ट है, और अगर आप 5 साल का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का यही वाला डेटा रिपोर्ट्स अगर पढ़ेंगे तो आपको मोरलेस यही पिक्चर नजर आएगी। जो फिगर्स आपने बताए हैं वो रोड एक्सीडेंट्स के हैं, फेर्टिलिटीज के नहीं हैं। अगर हम इसमें फेर्टिलिटीज का भी डेटा देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे सेम स्टेट्स हैं, थोड़ी सी रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन यही 10 स्टेट्स हैं जो फर्टिलिटीज में भी सबसे ज्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश इज रैंकिंग फर्स्ट इन रोड एक्सीडेंट डेथ्स, और राजस्थान जो है वो कंसिस्टेंटली 5वें नंबर पर आता है रोड एक्सीडेंट डेथ्स में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम क्या है कि पहले, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग व्हीकलर पॉपुलेशन, इसकी वजह से ये सिनेरियो आपको नजर में आ रहा है कि इतने सारे आपको फिगर्स नजर आ रहे हैं, विच इज स्कैरी, नो डाउट इट्स स्कैरी। देन सेकेंडली, इट इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री, इट्स अ ग्लोबल इशू। रोड एक्सीडेंट राइट। डेथ इज द फर्स्ट कॉज ऑफ death for children also globally. The children below the age of 18, it's the first cause of death for them also. And unfortunately, भारत जो है अभी globally we are ranking 1 in road accident deaths. So हम किसी और चीज में अभी आगे नहीं है, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट डेथ में हम लोग अभी नंबर 1 रैंक कर रहे हैं ग्लोबली। तो इट्स अ वेरी वेरी मेजर इशू। नाउ व्हेन वी से कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो एक कॉमन पर्सन के आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो रोड यूजर जो है, यानी कि जो मोटराइज्ड व्हीकल जो चला रहा था, वो एक सबसे पहले उसका ख्याल आता है कि हाँ, इसने कोई गलती करी होगी, शायद ये स्पीडिंग कर रहा होगा, या इसने कोई ट्रैफिक रूल को किसी को फॉलो नहीं किया, इसलिए दुर्घटना हुई है। दिस इज जस्ट 1% ऑफ द पिक्चर। एक्चुअल में कॉजेज आर मेनी। अगर इन डेप्थ अगर उनका हम एनालिसिस करते हैं तो खाली रोड यूजर की गलतियां नहीं होती हैं। रोड यूजर खाली एक फैक्टर है, वो भी मोटराइज्ड व्हीकल का। देन दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई देयर आर अदर रोड यूजर्स ऑल्सो, लाइक खाली मोटराइज व्हीकल नहीं है, पेडिस्ट्रियन भी है, नॉन मोटराइज भी है। नॉन मोटराइज तो हमारी जैसी कंट्री में बहुत अनस्ट्रक्चर्ड भी है, राइट फ्रॉम ठेला गाड़ी टू एनिमल ड्रिवन कार्ट।
मतलब पशु द्वारा चलित, तो हम्म। बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कैटेगरी है रोड यूजर्स की। देन कम्स कि ये कैटेगरी हो गई, देन द कंडीशन ऑफ द रोड, कि हम्म। सड़क का माहौल कैसा है। सड़क पे नॉट ओनली दी कैरिज वे, जो काली हमको सड़क दिखती है बिटुमिनस वाली, खाली उसकी मैं बात नहीं कर रही, ओवरऑल एनवायरनमेंट, मीडियन कैसे हैं, फुटपाथ है कि नहीं है, लाइट का जो सिस्टम है वेल लिट है कि नहीं है, कर्व्स कैसे बने हुए हैं, टर्न्स कैसे बने हुए हैं, क्या प्रॉपर साइनेज लगाए गए हैं कम्युनिकेशन के लिए कि नहीं। तो ऑल दिस फैक्टर्स ऑल्सो आर काउंटेड इन दी रोड एक्सीडेंट डेथ जब होता है तो उसके एनालिसिस में। और एक इसका तीसरा एस्पेक्ट आता है, वो है व्हीकल कंडीशन। अगर मोटराइज्ड व्हीकल या नॉन मोटराइज्ड व्हीकल इन्वॉल्व है तो उस व्हीकल की कंडीशन क्या थी, उसकी कैपेसिटी क्या थी, वॉज इट यूज या ओवर यूज हो रखा था, या उसमें प्रॉपर लाइट थी, रिफ्लेक्टर्स थे, मैकेनिकल कोई फॉल्ट तो नहीं उसके अंदर हो गया था कि उसकी एज हो चुकी है 15 साल लेकिन उसके बियॉन्ड उसको यूज किया जा रहा है। तो इन डेप्थ जब हम जाते हैं तो बहुत सारे कॉजेज निकल के आते हैं, खाली रोड यूजर की गलती निकल के नहीं आती है। सो व्हेन स्ट्रक्चरली अगर मैं इसको एक नाम दूं तो इसको कहा जाता है बेसिकली रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसमें हम्म। आप व्हीकल, रोड, रोड यूजर, एंड आपका चौथा आपका एस्पेक्ट आ जाता है, वो है कि वंस द एक्सीडेंट हैज हैपेंड, अब हम्म। इट शुड नॉट टर्न इनटू फेटेलिटी। तो हम्म। उसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, यानी कि हमारा एम्बुलेंस का नेटवर्क कैसा है और हमारा इमरजेंसी रिस्पांस कितना मजबूत है कि हम उसको गोल्डन आवर, मतलब इमीडिएटली हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इंजरी फेटेलिटी में कन्वर्ट नहीं हो। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन दी रोड एक्सीडेंट डेथ्स इन इंडिया। ओके। लाइक मैं ना थोड़ा इसको बेसिक, मतलब एक फंडामेंटल लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ कि जैसे जो लाइसेंस बनाते हैं लाइक आरटीओ, आपको क्या लगता है कि वो फेयरली अपना काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि लाइसेंस जो है घर बैठे ही बन जाता है, टेस्ट वगैरह स्किप करते हैं लोग। एंड क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्योंकि अगर लाइसेंस ही उस बंदे को मिल रहा है कि जो टेस्ट के थ्रू नहीं गया है, घर बैठे उसको लाइसेंस मिल गया, उसको एक आइडिया नहीं कैसे चलानी है, उसका एक सेंस नहीं है कि रोड पे प्रेजेंस कैसे रखनी है अपनी, तो वो तो अल्टीमेटली फिर रोड एक्सीडेंट कमिट करेगा ही, सही ना? डेफिनेटली सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है किसी भी स्टेट में। तो हम्म। डिस्ट्रिक्ट में होते हैं हमारे आरटीओ ऑफिसेस। तो ये मतलब किसी से छुपा हुआ फैक्ट नहीं है कि हमारे यहाँ जिस तरह से लाइसेंस बांटे जाते हैं, मतलब मैं लेमैन की लैंग्वेज में कहूँ तो हम कहते हैं रेवड़ियों की तरह लाइसेंस बांट दिए जाते हैं, है हम्म। ना। तो ये तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ही है कि हम किसी को ऑथराइज कर रहे हैं एक व्हीकल को यूज करने के लिए विदाउट जजिंग हिज और हर कैपेसिटी, कि वो लायक भी है क्या सड़क पर व्हीकल चलाने के। और हम्म। ये मतलब हैरानी की ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डेथ्स एवरी ईयर, अगर हमें कुछ ठीक करना चाहिए तो सबसे पहले अपना लाइसेंसिंग सिस्टम ठीक करना चाहिए। लेकिन अभी तक राज्य सरकार की बात कर लो, राज्य सरकारों की बात कर लो, या स्टेट की आप बात कर लो, या जितनी भी इवन ग्लोबल भी अगर हम बात करें तो जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, जो आइडियोलॉजी को या इंटरवेंशंस को इंडिया सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग लाइफ्स ऑन रोड, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात निकल के नहीं आती कि व्हाट इंडिया इज डूइंग टू इम्प्रूव इट्स लाइसेंसिंग सिस्टम। सब ये बात करते हैं कि फ्लॉज हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि इम्प्रूव कब होगा, टारगेट क्या है, कैसे इम्प्रूव करना है। सरकार से डिमांड कोई नहीं करता है ना। मतलब आज हम भी बैठ के बात करेंगे कि लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत इसमें फ्लॉज है, घर बैठे मिल रहा है, हम्म। लेकिन कल को हमारा ही कोई रिलेटिव आके अगर हमको कहता है कि यार आपकी तो जान पहचान है, आप हमारा लाइसेंस बनवा दो, बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, तो हम एज अ सोसाइटी हम लोग ही हैं जो हम कोशिश करेंगे जान पहचान यूज करके हम लाइसेंस बनवा दें। तो दोनों साइड पे आप देखो कि सोसाइटी भी नहीं बदलना चाह रही, और सोसाइटी को हम्म। जो चीज डिमांड करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से वो उसको डिमांड नहीं कर रही है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो सरकार है, उसको कोई भी लेना देना नहीं है कि मैं रूट कॉज को तो पहले करेक्ट करूं, मैं बाद में इतना खर्चा करूंगा। सरकार इतना खर्चा करती है अवेयरनेस एजुकेशन के लिए, लाखों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं कॉस्मेटिक अवेयरनेस पे, कि हेलमेट सीट बेल्ट की अवेयरनेस आप कर दो, या फिर ऑन रोड कैंपेन्स कर दो, या स्कूलों में जाके बच्चों से पेंटिंग कंपटीशन करवा लो, स्लोगन राइटिंग करवा लो। ऑल दीज एफर्ट्स विल नॉट लीड अस एनीवेयर जब तक कि हम जो हमारी जड़ है लाइसेंसिंग सिस्टम उसको इम्प्रूव नहीं करें। और ये मैं खाली जनरल रोड यूजर्स की बात नहीं कर रही, इवन कमर्शियल व्हीकल लाइसेंसिंग का जो सिस्टम है
कमर्शियल व्हीकल तो बहुत रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग होनी चाहिए ना, यस। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो गुड्स का आपका ट्रक ट्रॉलर जो लेके जाते हैं। बट स्टिल उनका भी जो सिस्टम है कि वो रिफ्रेशर कोर्स होना है, रिन्यू होना है, उसमें भी इतनी ज्यादा लूप होल्स हैं कि मतलब अभी आने वाले मुझे कुछ सालों में तो बिल्कुल कोई सिनेरियो नजर नहीं आ रहा कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट सरकार करने की इंटेंशन रखती है। हम्म। लाइक जैसे आपने एक्नॉलेज करा कि कमर्शियल व्हीकल का मेरे को एक केस याद आ रहा है जो कि रिसेंटली अभी जयपुर में हुआ था। मैसिव पेट्रोल की एक वो पूरा टैंक जा रहा था, आई थिंक ऑयल Yeah. लेकर जा रहे थे, तो उससे पूरा ब्लास्ट हुआ था, आउटरेज हुआ था बहुत बड़ा। तो आई गेस यहाँ पर जो लोकल ड्राइवर्स हैं उनका भी ना एक पर्टिकुलर वे में ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ पर फ्लॉज दिख रहे हैं कि मतलब अगर वो ब्लाइंडली अगर टर्न ले रहा है, मतलब कहने का मतलब यही है कि सेंस नहीं है ना। अगर वो चीज़ रेगुलाइज्ड हो जाएगी, कमर्शियल व्हीकल्स वाले ड्राइवर्स रेगुलाइज्ड हो जाएंगे, आई थिंक वो भी एक पार्ट टाइम बेसिस पे ही हायर होते हैं। मैं आपको इसका ये जो आपने भाकरोटा में जो ये हजार्डियस गुड का जो एक्सीडेंट हुआ था हम्म। जिसमें ऑलमोस्ट वी लॉस्ट मोर देन 30-40 पीपल, ये अभी दिसंबर में हुआ था 2024 में, इसी का एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ कि लूपहोल्स कौन कौन से स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट में है। फर्स्ट, यस, कमर्शियल व्हीकल का जो लाइसेंस है उसमें भी हम्म। ये जो कैटेगरी थी ये थी हजार्डियस गुड्स का कैरेज, है ना, जिसमें इसमें बेसिकली गैस जा रही थी, इट वाज एन ऑयल एंड गैस टैंकर। तो यस, ही वाज नॉट वेल ट्रेन्ड, देन मे बी फटीक वाज द रीजन कि वो फटीक की वजह से वो ढंग हम्म। से ब्रेक सप्लाई नहीं कर पाया, तो ड्राइवर का फॉल्ट तो है ये। थर्ड, ही लेफ्ट द सिनेरियो, ही न्यू कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, आगे वाली गाड़ी में भी क्या कहते हैं गैस रिसाव है, जिस बस ने उसको हिट किया उस ड्राइवर को तो खैर उसकी जान ही नहीं बची, पर जिस जिस व्हीकल को हिट हुआ था उसको ड्राइवर को पता था कि अब जो ये गैस लीक होगी इससे ये बर्न इंजरीज हो सकती है, बट ही रैन अवे, अपनी हम्म। उसने जान बचाई। तो ये एस्पेक्ट तो है ही है। अब आप उसमें देखिए स्टेक होल्डर कैसे अपनी नाकामयाबी छुपाते हैं। जैसे इस एक्सीडेंट में ड्राइवर फॉल्ट के साथ साथ जहां ये एक्सीडेंट हुआ वहां पे एक मेजर इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फॉल्ट था एनएचएआई की तरफ से। बेसिकली ओके। ये एक ऐसा स्पॉट है, दिस वाज अ इलीगल मीडियन कट, यू कैन से अ टेम्पररी अरेंजमेंट बनाया गया था ये मीडियन में कट देके, ताकि अजमेर से जो व्हीकल आ रहे हैं वो रिंग रोड को एक्सेस कर सके, हम्म। और जयपुर से जो व्हीकल आ रहे हैं वो सीधा अजमेर की तरफ जा सके, उसके बीच में ये कट आता था। अब परमानेंट सोल्यूशन तो इसका ये था कि एनएचएआई वो सपोज टू मेक अ क्लोवर लीफ। बेसिकली हम्म। क्लोवर लीफ होता है जो मेन हाईवे से आपको सेपरेट करके ऊपर से राउंड पे ले जाके, नीचे ट्रैफिक फ्लो करता रहता है, ऊपर से एलिवेटेड आपको रिंग रोड पे कनेक्ट करवा देता है। सो दिस क्लोवर लीफ वाज सपोज टू बी मेड बाय एनएचएआई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। अगर वो आज से 3 साल पहले बननी थी, उसका जो कंस्ट्रक्शन है 3 साल डिले हुआ, जिसकी वजह से लोकल पुलिस ने ये टेम्पररी अरेंजमेंट किया जिसमें मीडियन कट दे दिया। तो वो जो मीडियन कट था वो इतने बड़े व्हीकल के लिए टर्निंग रेडियस प्रोवाइड ही नहीं करता था कि वहां से कोई ट्रक या बस टाइप का या ट्रॉला टाइप का व्हीकल टर्न ले सके। तो सेकंड प्रॉब्लम वाज दैट कि टर्निंग रेडियस ही नहीं था, जिसकी वजह से भी ये कोल्यूजन हम्म। हुआ बस और ट्रक का। और तीसरा इसमें आप देखिए कारण क्या है कि अगर ये टर्निंग रेडियस भी नहीं था, क्लोवर लीफ नहीं बनी थी एनएचएआई की तरफ से, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें थी कि वहां पे ट्रैफिक को स्लो डाउन करने के लिए एक तो कुछ इंजीनियरिंग इंटरवेंशन ही होते हैं कि मतलब कुछ स्पीड ब्रेकर्स, सॉर्ट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स अलग अलग वेराइटी के होते हैं, जिसको अगर मैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहूँ तो ट्रांसवर्स बार मार्किंग भी होती हैं, रम्बलर स्ट्रिप्स भी होती हैं। तो वो उस तरह के इंतजाम भी वहां नहीं किए गए थे। कोई प्रॉपर साइनेज भी नहीं वहां पे लगाया गया था जस्ट टू इन्फॉर्म द ड्राइवर कि दिस इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट एंड माइट बी डेंजरस, कि आप यहाँ पे स्लो डाउन करिए, राइट। सफिशिएंट लाइटिंग भी नहीं थी वहां पे, और कोई आपका मैन्युअली भी वहां पे ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलके उस एक्सीडेंट को किया जिसमें आप देखिए 30 से 40 लोग खत्म हो गए। एनएचएआई उसके बाद भाई अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए एनएचएआई को जो बोला गया कि भी आपने क्लोवर लीफ नहीं बनाया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो इंचार्ज थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हम्म। लेकिन एक्चुअल में जो कल्प्रिट है इस वाले एक्सीडेंट में ड्राइवर के साथ साथ आपके ये एनएचएआई वाज द मेन कल्प्रिट इन दिस एक्सीडेंट। बट अकाउंटेबिलिटी कहाँ सेट हुई, सिर्फ इतनी हुई कि उनको कर दिया गया। उसके बाद आपको पता है विद इन 20-30 days क्लोवर लीफ वॉज मेड। ओके। यस, इट वॉज मेड एंड दैट मीडियन कट वॉज उसको क्लोज किया गया। तो यही काम पहले भी तो हो सकता था ना,
बट हम्म। पीपल वर वेटिंग कि समथिंग, कुछ ऐसा मिसहैप हो, उनको डांट पड़े, लोगों की नजर में कल्प्रिट वो बने, उसके बाद फिर उन्होंने ये किया। हम्म। लाइक लोग तो गलती कर ही रहे हैं ड्राइविंग करते वक्त, बाकी जो डिज़ाइन है रोड का उसमें भी गलती हो रही हाँ, है। हाँ, तो अभी रोनिन एक्चुअली क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सेफ सिस्टम अप्रोच। जिन ओके। भी कंट्रीज ने थोड़ा बहुत भी जो इम्प्रूवमेंट किया है, जिसमें रिडक्शन वो अपनी रोड एक्सीडेंट डेथ्स में ला पाए हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रोड एक्सीडेंट में ह्यूमन फैक्टर भी है और आपका रोड और इंजीनियरिंग फैक्टर्स भी हैं, राइट। लेकिन ह्यूमन फैक्टर को आप ना निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इन द सेंस कि ह्यूमन फैक्टर की उसमें गलतियां होती हैं, यू कांट मेक इट जीरो। हम्म। जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है, आप मिस्टेक्स को जीरो नहीं कर सकते हो। राइट। तो सेफ सिस्टम अप्रोच सेज कि आपका सिस्टम इतना सेफ होना चाहिए कि इवन इफ अ ह्यूमन कंडक्ट्स अ मिस्टेक, तो हम्म। वो सिस्टम उसको इस तरीके से सपोर्ट करे कि उससे होने वाले इम्पैक्ट को वो मिनिमाइज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सड़कें अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स इतनी सुरक्षित होनी चाहिए कि अगर कोई ड्राइवर स्पीडिंग कर भी रहा है तो वो स्पीडिंग कर नहीं पाए, क्योंकि वो स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म सड़क पर होना चाहिए। देन उसके बावजूद अगर एक्सीडेंट होता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सेफ होना चाहिए व्हीकल और रोड का, कि इंजरीज मैक्सिमम ना हो। एंड थर्ड कम्स कि सपोज इंजरीज हो भी जाती हैं, तो हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस इंजरीज को इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि वो फेटेलिटी में कन्वर्ट ना हो। तो दिस सिस्टम सेफ सिस्टम अप्रोच इट वर्क्स टुगेदर, इट इन्वॉल्व्स ऑल दी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट। इसमें मेडिकल हेल्थ भी आता है, रोड ओनिंग एजेंसीज भी आती हैं, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आता है और पुलिस भी आती है, एंड देन द ओवरऑल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ये भी आता है। तो जब ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, तब जाके आप कह सकते हो कि यस, वी हैव डन इनफ वर्क, जिससे कि हम ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन की जो मिस्टेक्स हैं उसको अकोमोडेट करके हम रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ओनली एजुकेटिंग द रोड यूजर्स हम्म। is not the solution. राइट। The entire ecosystem has to be such कि everybody is working towards reducing the accidents. हम्म। बट आपको क्या लगता है कि अगर जैसे आपने एक्नॉलेज किया कि डिज़ाइनिंग में कभी गलती हो सकती है, इंसान तो चलो गलती करेगा ही सही, बट डोंट यू थिंक कि उनका, जैसे कि मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा, मैं अभी रिसेंटली दुबई विज़िट कर कर आया। वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो 150 से 120 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ती हैं। अब वहाँ Hmm. पर एक्सीडेंट होते हैं, बट वहाँ पे एक एक स्टैंडर्ड ऑफ ड्राइविंग है कि मतलब इस लेन को फॉलो करना है। उनका जो लाइसेंस है वो भी 1 से 1.5 लाख रुपए का बनता है, क्योंकि नो वन इज़ दैट मच इंटरेस्टेड, और मतलब वो इजीली पास भी नहीं कर पाते हैं वाले टेस्ट जो है। थियोरिटिकल भी होता है, Hmm. प्रैक्टिकल भी होता है। हम Hmm. हमारा ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते इतना रिजिड कि भाई यूज़र जो चला रहा है उससे तो गलती हुई ना, गलती गलती से भी। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर कुछ इनोवेशन हो जाए कि भाई ट्रेनिंग पार्ट, थियोरिटिकल पार्ट, ऑल्सो द टेस्ट, अगर इसके अंदर थोड़ा इनोवेशन होगा तो आई गेस वो थोड़ा जो परसेंटेज है ना जहाँ पे वो यूज़र गलती कर रहा है वो भी नहीं होगी। Yes, व्हाट डू यू थिंक? definitely, डेफिनेटली, क्योंकि वेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन खूब करता है ना। और डेफिनेटली आप दुबई का देखेंगे तो आईटीएमएस पे उनका पूरा पेनल्टी सिस्टम भी चलता है कि नो राइट। ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। आपको सड़क पे आपके ऑटोमेटिकली जो है वो आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे वायलेशंस, और हम्म। आपका जो लाइसेंस है वो इधर आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड होगा, तो देयर इज अ पेमेंट मैकेनिज्म आल्सो। इसलिए लोग हम्म। कॉन्शियस भी रहते हैं, दे नो समबडी इज वॉचिंग। इंडिया में कुछ लेक्यूनाज हैं। इंडिया में एक तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि वी आर अ हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री, हम्म। और ये जो आपके आईटी बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं, इट कैन बी ईदर यूज्ड ऑन द अर्बन रोड्स और ऑन द हाईवेज और एक्सप्रेसवेज। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन इंडिया इज ऑन स्टेट एंड नेशनल हाईवेज। मोर देन हम्म। 60% जो डेथ्स होती हैं वो आपके नेशनल और स्टेट हाईवेज में होती हैं। अब ये नेशनल और स्टेट हाईवेज कहाँ से गुजरते हैं? वो हमारे सेमी अर्बन या फिर रूरल एरियाज में से गुजरते हैं। अर्बन रोड्स का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, अर्बनाइजेशन इज वेरी लेस। और अगर आप डेटा को सिंपल अर्बन रूरल के कंपैरिजन में देखेंगे, तो 78% डेथ्स जो हमारी हो रही है वो रूरल एरियाज में हो रही हैं। तो ओके। पहला चैलेंज तो ये है कि टेक्नोलॉजी को रूरल एरियाज में लेके जाना, बिकॉज देर आर सिटीज, दिल्ली है, बैंगलोर है, आप मद्रास चेन्नई में जाइए तो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आप जैसे हम दुबई का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ भी है। देर इज एएनपीआर कैमराज जो कैप्चर कर रहे हैं वायलेशन, बट दैट एरिया इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू
यू नो द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग. जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आई वाज इन अ टॉक शो इन वन ऑफ द स्मॉल टाउन, नॉट स्मॉल टाउन, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, सीकर. So there a person came from some tribal belt, राइट. एंड उन्होंने मंच पे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. तो उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द सरकार आईटीएमएस को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, आईटीएमएस को. सो उनका क्वेश्चन यही था कि सर मैं ट्राइबल एरिया से आता हूँ, मेरे यहाँ पे जवान बच्चे जो हैं बाइक 14 की उम्र में चलाना शुरू कर देते हैं, फॉरेस्ट बेल्ट भी है, डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, काफी यंग एज के बच्चे जा रहे हैं. तो मैं क्या इंतजार करूंगा आपका आईटीएमएस आएगा वहां पर? कब तक आएगा? मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल इंडिया, अ ट्राइबल बेल्ट जहाँ पे एक आरटीओ इंस्पेक्टर नहीं पहुंच पाता, एक ट्रैफिक का कांस्टेबल नहीं पहुंच पाता, आप मुझे सोल्यूशन दे रहे हो आईटीएमएस का. तो अभी ये प्रॉब्लम क्यों है, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हेवीली पॉपुलेटेड है हम लोग, राइट. तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम भी है ना, बहुत ज्यादा अर्बन फोकस्ड है. कि पहले हम जैसे मेट्रो सिटीज है, कैपिटल सिटीज हैं, हम सोचते हैं कि हम वहां पर रोड सेफ्टी ले आए, टेक्नोलॉजी वहां पे इंट्रोड्यूस कर दें. बट नो, वी हैव टू फोकस ऑन द रोड्स जहाँ पे एक्चुअली दुर्घटनाएं हो रही हैं. अब हमें पता है कि हमारा जो व्हीकुलर कॉम्पोजिशन ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं वो होती हैं टू व्हीलर वालों की या फिर पेडेस्ट्रियन की. लेकिन आप सड़कों का निर्माण देखो, सड़कों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, कीपिंग इन माइंड द फोर व्हीलर एंड द अबव व्हीकल्स. यस. परसेंटेज ज्यादा टू व्हीलर की है. देन कार चलाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ड्राइविंग स्कूल्स हैं जहां से हम सीख सकते हैं. टू व्हीलर हमें चलाना सीखना है तो वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द फैमिली एंड फ्रेंड्स. कोई कोई है ही नहीं, रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ही नहीं है जो हमें टू व्हीलर चलाना सिखाए. तो एक तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस व्हीकल को चला रही है उसको चलाने के सीखने के लिए हमारे पास सेंटर्स ही नहीं है, सिटी में ही नहीं है. अब आप सोचिए कोई गांव है, गांव में आदमी कम्यूट तो करेगा ना. सबसे पहले क्या होता है कि साइकिल के बाद जैसे ही थोड़ा पैसा आता है तो सबसे पहले आदमी टू व्हीलर लेता है. क्यों लेता है? क्योंकि गांव से बाहर भी तो जाना है ना भाई. ठीक है, स्टडीज हो सकता है 12th तक गांव में पढ़ लिया, अब कॉलेज के लिए बाहर जाएगा, कमाने के लिए बाहर जाएगा, हो सकता है डेली लेबर है, डेली लेबर भी नहीं तो बिजनेस उसका शहर में है, डेली अप डाउन करता है, तो उसके लिए सोल्यूशन टू व्हीलर है. टू व्हीलर ले लिया, सीख लिया चलाना, लेकिन कौन उसको मॉनिटर कर रहा है कि सही सीखा कि गलत सीखा? वो शहर में आ रहा है तो शहर में सिनेरियो बिल्कुल अलग है. क्या वो शहर के व्हीकुलर पॉपुलेशन से क्या वो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है? गांव की तो वो सड़कों पर चलाता है जहाँ बैलगाड़ी मिल रही है, टू व्हीलर मिल रहे हैं. शहर में उसको ट्रक बस सब मिल रही है, क्या वो अकोमोडेट कर पा रहा है? तो ये कुछ छोटे छोटे रीजंस हैं जो आप डेटा में से आप बहुत इजीली सरकार निकाल सकती है. लेकिन इन इन इश्यूज पे अगर हम काम करेंगे ना तो हो सकता है कि बहुत जल्द फिर हम धीरे मतलब आईटीएमएस पे भी पहुंच जाएं. पर पहले तो हम ये देखें, सिंपल सी बात है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? ताकि वो हमारी बीमारी को एनालाइज करे. हम उसके पास जाते हैं कि पेट दर्द हो रहा है तो हम उसको सिर दर्द की गोली नहीं देंगे ना पेशेंट को. तो हमारे यहाँ सोल्यूशंस, पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझें, जो कि हमारा डेटा, पुलिस डेटा बताता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके हिसाब से हम सोल्यूशंस लगाएं. ये नहीं, है मुझे ये फैक्ट. बहुत अच्छा लगा ये वाला पॉइंट कि जो रूरल वाले एरिया में वो कन्वर्ट उधर जा रहा है अर्बन वाले सिटीज़ के अंदर, तो उसको इतना आइडिया नहीं लगता है, राइट. ऑल्सो मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहूँगा, जैसे आपने पेडिस्ट्रियन का बोला कि वो भी सड़क पर काम कर रहे होते हैं, कोई वर्कर्स भी होते हैं. एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा ये देखकर कि मैं अपनी 4 व्हीलर से ड्राइव कर रहा था, मैं एक दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहा था. सडनली एक फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर के बीच में जो डिवाइडर होता है जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगे रहते हैं, डेकोरेटिव चीज़ें लगी रहती हैं, वहाँ पे काम चल रहा था वर्कर्स का. ओके. अब ऐसा हो रहा था कि ना वो इस तरफ से ट्रैवल करके इस तरफ आना चाह रहे थे जो वर्कर्स थे. अब बीच में मेरी गाड़ी आने वाली थी, 100 की स्पीड का वो था, वहाँ पे रोड का लिमिट थी, तो मैं 80 के अराउंड चल रहा था. तो अब वो जो वर्कर है वो क्या कर रहे हैं कि ना वो पीक कर रहे हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है. ठीक है. अब मुझे ऐसा लगा कि वो डिस्ट्रैक्टिंग लगा पूरा. मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पेडिस्ट्रियंस हैं उनको भी थोड़ा बहुत है ना एक गाइडेंस की ज़रूरत है. जो लोग चल रहे होते हैं और ऐसे अनवांटेडली पीक कर रहे हैं कि कोई गाड़ी तो आते नहीं रही है, क्योंकि वो ओवरऑल तो डिस्ट्रैक्टिंग है ही सही ना. हम जैसे कुत्ता भी आता है बीच में या फिर कोई भी एक अनवांटेड चीज़ आ जाती है तो हम रिफ्लेक्सेस हमारा संभालता है गाड़ी को, हमारा एकदम से काम नहीं करता, राइट.
तो इसमें भी मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पेडेस्ट्रियंस को भी थोड़ा, जैसे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, वैसे तो बाहर का कॉन्सेप्ट है बट स्टिल यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए रिजिडली। डेफिनेटली होना चाहिए। पहली बात तो पेडेस्ट्रियन को एज अ रोड यूजर रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। हम्म। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, सड़क हम बनाते हैं, हम खाली फोर व्हीलर या ना अबव को ध्यान में रखते हैं। राइट। हमें ये भी सोचना चाहिए कि एक मेजर परसेंटेज जो है वो हमारी पेडेस्ट्रियन भी है, जो डेली कम्यूटिंग में सड़कों का इस्तेमाल कर रही है, तो हमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानना चाहिए, उनका यूसेज भी। और हम्म। हम जिस दिन उनको यूसेज का हिस्सा मानेंगे, उस दिन से हम उनकी एजुकेशन पे भी काम करेंगे, है ना? हम्म। ऐसी बात नहीं है कि रूल बुक में नहीं है। हम्म। जैसे पहले तो मैं आपको एक केस बताती हूँ। जो आपने कहा, जैसे आपने कहा ना कि कुछ लेबर है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था फोर व्हीलर को, क्योंकि वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, दैट टू ऑन अ फ्लाईओवर समथिंग। जयपुर में ये केस हुआ कि देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम पाली। ना, ओके। पाली इज रिमोटली रिमोटली थोड़ा सा रूरल बेल्ट है। हम्म। वहां से एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आता है, जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है। जयपुर में आके उसने एक एलिवेटेड रोड देखी, जो उसने अपने गांव में कभी नहीं देखी थी। उसने हम्म। उसको फैसिनेशन हुआ, सड़क के ऊपर सड़क कैसे बनी हुई है। राइट। उसको साइनेज वगैरह कुछ उसको पढ़ना नहीं आता है। उसने यही नहीं देखा कि ये एलिवेटेड रोड पे पेडेस्ट्रियन अलाउड नहीं है। वो रॉन्ग साइड पे पेडेस्ट्रियन की तरह एलिवेटेड रोड पे चढ़ जाता है, और एक स्पीडिंग लग्जरी कार उसको हिट कर देती है कर्व पे, है ना, इन विच वो बच्चा खत्म हो जाता है। राइट। अब आप देखिए, उस बच्चे का फैसिनेशन जो है, जो उसकी डेथ का कारण बना, व्हाई? बिकॉज ही वाज नॉट एजुकेटेड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द काइंड ऑफ यूसेज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज। अगर उसको पता होता कि ये स्ट्रक्चर क्या है, या ये साइनेज क्या कह रहा है कि पेडिस्ट्रियन नॉट अलाउड, तो वो ये गलती कभी नहीं करता, है ना? तो आपकी बात को एंडोर्स कर रही हूँ मैं, जो आपने कहा ना कि वे हम्म। रूरल से आते हैं, नहीं पता होता। और हम्म। इसलिए नहीं पता होता क्योंकि कभी वो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन और राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी आज भी 70% जनता तक पहुंच ही नहीं पा रही है। राइट। रूल बुक में लिखा हुआ है, देयर इज अ डॉक्यूमेंट, गजट नोटिफिकेशन बाय सेंटर ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस हम्म। 2017। It dictates, मतलब it tells us the rights and duties of all the road users including pedestrian and motorized vehicles. उसके अंदर क्लियरली ट्रैफिक की परिभाषा में, रोड यूजर की परिभाषा में लिखा हुआ है, पेडेस्ट्रियन, एनिमल ड्रिवन कार्ट, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, ऑल विल बी कंसिडर्ड ट्रैफिक। खाली बैड मतलब मोटराइज्ड वाहन, कार या टू व्हीलर नहीं है ट्रैफिक, आपका ये सारी कैटेगरी भी है। एडिशनली उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वॉट एवर अ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर हैज टू फॉलो, जितने भी ट्रैफिक हम्म। रूल्स को, वो पेडिस्ट्रियन को भी फॉलो करने हैं। और हम्म। वो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल को, रेडी है या इवन जो ये रैलीज निकलती हैं, हम्म। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, इवन बारात, हम्म। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रैफिक एज पर द रूल बुक, जो हमारी इंडियन रूल बुक है। तो अगर हम राइट। बारात भी हम निकाल रहे हैं ना सड़क पर, मेन रोड पे, तो वी हैव टू हम्म। टेक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। हमको लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना होगा कि ये हम्म। हम 200 लोगों को लेके ये मेन रोड का इस्तेमाल करने वाले हैं 4 घंटे के लिए। एंड दैट वो इंफॉर्मेशन का एक पूरा प्रोसेस है कि आपको परमिशन लेने के लिए यू हैव टू सेंड द एप्लीकेशन, साइन इट, and the person who is signing the application is very much responsible if anything wrong happens on the road because of that group of people. सिमिलरली राइट। जो हम ये कलश यात्रा निकालते हैं, कोई भी रैली निकालते हैं, उसमें कमेटी जो है, कमेटी को परमिशंस लेनी पड़ती हैं, और वो कमेटी जिम्मेदार होती है कि कल को सड़क पर कोई हादसा हुआ इस रैली की वजह से, तो वो कमेटी पूरी उस पे जो भी लीगल प्रोसीजर के हिसाब से जो भी चलना चाहिए केस, वो उस कमेटी पे चल सकता है। कहाँ हम लोग फंस रहे हैं, वो हम ये फंस रहे हैं कि ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, खाली रूल बुक का हम्म। हिस्सा बन के रह गई हैं। मैम ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, ये जो वेडिंग वाला आपने बताया अभी। मैंने तो एक रील देखी थी, एकदम पूरा शॉक हो गया था कि वेडिंग इधर हो रही है और एक गाड़ी एकदम फ्यूरियसली एकदम तेज आई और 3-4 जनों को उड़ा के ले गई। तो मतलब ये तो तभी बहुत तो ज़्यादा कॉमन है ये तो। तभी हम्म। तो ये कॉमन भी है, और ये लिखा हुआ भी हमारी रूल बुक में। क्यों लिखा है कि भाई मेन रोड्स पे आप बारात नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो बारात के लिए बनी नहीं है ना, वो व्हीकल्स के राइट। लिए बनी है। तो इसलिए तो परमिशन का मैकेनिज्म आया, लेकिन कौन परमिशन लेता है और कौन देख रहा है कि किसने परमिशन ली है, किसने नहीं ली? सब मतलब वो क्या कहते हैं, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, मतलब उस टाइप का सिस्टम चल रहा है एज फार एज रोड हम्म। सेफ्टी इज कंसर्न्ड।
राइट। ऑल्सो नेहा, मैं यहाँ पे ना थोड़ा रिसेंटली जो पॉपुलर लाइमलाइट के अंदर केसेस आए थे, और स्पेशली टीनेज ने कमिट किया था एक्सीडेंट, दैट इज़ एक तो गुजरात केस जो वडोदरा में हमने देखा था, एक पुणे पोर्शा केस, एंड रिसेंटली अभी एक जयपुर में हुआ है जो कि एक लेडी ने एक बच्चे की जान हो गई थी उसके अंदर। वो सारे जो उसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वो सारे लोगों ने कंज्यूम करा हुआ था अल्कोहल। और सिमिलर वे में जो दो अदर केसेस हैं वो टीनेजर्स या फिर बिलो 18 जो बच्चे थे उन्होंने कमिट किया था। मैं हम्म। आपसे यहाँ पे एक तो ये वाले पर्सपेक्टिव में जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक तो बिलो 18 है, ऑल्सो उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड चीज़ें कंज्यूम कर रखी हैं, ऑल्सो यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है कि दी क्यों। तो इस थोड़ा बहुत इसके बारे में आप मुझे बताइए कि आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव है एज अ रोड ऑडिटर। इसमें बेसिकली दो एस्पेक्ट हैं। पहले तो ड्रंकन ड्राइविंग की बात करते हैं। नाउ हम्म। ड्रंकन ड्राइविंग इज वेरी मच ड्रंकन ड्राइविंग एंड अंडर एज, दीज आर द टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दोनों ही बहुत ही इग्नोर्ड सेगमेंट है एज फार एज एनफोर्समेंट इज कंसर्न। ड्रंकन ड्राइविंग में क्या होता है कि इधर दी इन्फ्लुएंशियल पीपल आर इन्वॉल्व, हम्म। जैसे कुछ फिल्म स्टार्स भी इन्वॉल्व हुए हैं जिनका केस सालों साल चला लेकिन कुछ कॉन्क्रीट उसका निकल नहीं पाया। पुणे का जो हमने केस देखा, गुजरात का जो देखा, या अभी जयपुर का जो हमने केस देखा, एक्चुअली रूल्स भी इसको स्ट्रिक्ट किए गए। इसमें रूल्स को भी ऐसा कर दिया गया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ये आया है। व्हीकल भी सीज होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नाउ जुडिशरी जो है शायद वो इसको अच्छी तरीके से टेकअप नहीं कर पा रही। जैसा कि मैंने बताया कि या तो मोस्टली इन्फ्लुएंशियल लोगों के होता है, या फिर ऐसे तबके का इन्वॉल्वमेंट होता है ड्रंकन ड्राइविंग में जिसमें ना सोशल कंडीशंस के रूप में, जैसे पुलिस जो है, पुलिस ही ड्रंकन ड्राइविंग को रिकॉर्ड करती है, वो इसको केस में बिल्ट इन ही नहीं होने देती बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक टू द कॉम्पनसेशन एंड द इंश्योरेंस मनी, राइट। तो इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो तो पैसे के दम पर केस में से निकल जाते हैं, और जो गरीब तबका है वो हम्म। कभी भी हाईलाइट, उनका ड्रंकन ड्राइविंग हाईलाइट इसलिए नहीं होता क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि बंदा तो चला गया, अब परिवार हम्म। में बीवी बच्चे रह गए तो उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तो वो कभी भी हमारे पुलिस रिकॉर्ड में जितना परसेंटेज ड्रंकन ड्राइविंग का है उतना कभी भी मेंशन होता ही नहीं है। हम्म। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं। रही बात जो इन्फ्लुएंशियल लोग निकल जाते हैं, वो मतलब आई आई थिंक अगेन वी आर गिविंग अ वेरी रॉन्ग पिक्चर टू द वर्ल्ड कि इंडिया ड्रंकन ड्राइविंग को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हम्म। एक भी केस को अगर वो ढंग से डील करके सजा दिलवा दे तो इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू रेस्ट ऑफ द पीपल कि राइट। अगर इसका बच्चा जेल जा सकता है शराब पीने की वजह से, तो हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते। कल को हम फंस जाएंगे तो हमें कौन बचाएगा। हम्म। लेकिन हम, हमारी जो सरकार है, जो हमारा जुडिशरी है, राइट, हम स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पा रहे ड्रंकन ड्राइविंग के मसले में। पहला पॉइंट तो ये है। अगेन अंडर एज ड्राइविंग, इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। अगेन कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे हैं जो एक्सीडेंट करते हैं, अगेन विद पावर एंड मनी छूट जाते हैं। हम्म। कुछ लोग हैं जो मजबूरी के चलते अंडर एज ड्राइविंग करते हैं, हम्म। तो वो खुद भी इसका शिकार होते हैं। अब मजबूरी कैसी, एक मिडिल क्लास फैमिली है, मदर फादर में भी दोनों जॉब पे जाते हैं, या मदर होम मेकर है, व्हीकल चलाना नहीं आता, बच्चा है, बच्चे को स्कूल भी जाना है, बच्चे को ट्यूशन भी जाना है, या एलएन की कोचिंग करनी है, कुछ भी, राइट, अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल का ऑटो एंड बस बिकॉज फीस बहुत हाई है, तो बच्चे को सबसे पहले एक्टिवा काइंड ऑफ अ व्हीकल, मतलब नॉन गेयर्ड व्हीकल जो है वो लेके दे देते हैं कि ठीक है बच्चा, तू वैसे भी 16-17 का तो हो गया, आप चलाओ। तो एक एक प्रॉब्लम वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, फीडर सर्विसेज नहीं है छोटी कॉलोनीज में। तो आखिरकार जो लोग हैं वो क्या करेंगे, मजबूरी में वो टू व्हीलर खरीदते हैं यंगर जनरेशन के लिए। लेकिन ऐसी जो यंगर जनरेशन है ना, जनरली वो खुद ही शिकार होती है दुर्घटना की, वो किसी को हम्म। मारती नहीं है। जनरली एक्सीडेंट में पता चलता है कि वो बच्चा खुद ही खत्म हो गया क्योंकि उसको चलाना नहीं आता, या वो एलिजिबल नहीं है चलाने के लिए, राइट। या उसने ढंग से सीखा नहीं है। और जो मार रहे हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे, उन पे पुलिस कभी पहुंचती नहीं है क्योंकि वो, मैंने हम्म। तीसरी बार शायद मैं रिपीट कर रही हूँ कि पावर एंड मनी का गेम है सारा। पुणे वाले केस में हम्म। क्या हुआ, कभी राइट। माँ का सैंपल जा रहा है, कभी किसका सैंपल जा रहा है, फिर माँ को बेल मिल रही है, दादे को बेल मिल रही है, बच्चे मतलब ठीक है, अभी कुछ सालों में और वो कोर्ट के चक्कर काट लेगा, अल्टीमेटली तो वो बच्चा छूट ही जाएगा और अपना कुछ करियर स्टार्ट कर लेगा, जबकि 2 यंग लाइफ्स वो ले चुका है बच्चा।
तो ड्रंकन ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग पे अगेन गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्टैंड। हम्म। कुछ तो उनको लेना चाहिए। और ये बहुत इसके लिए कस्टमाइज पनिशमेंट्स भी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ के तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब क्यों नहीं आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फीडर सर्विसेज स्ट्रॉन्ग करते कि बच्चे ना करें? या आप अपने स्कूल का जो रेगुलेशन है, जो स्कूल ट्रांसपोर्ट का जो फी रेगुलेट करता है, आप उसको क्यों नहीं रेगुलेट करते कि वो अफोर्डेबल हो मिडिल क्लास के लिए भी? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस अभी मुझे नहीं लगता, मतलब दीज आर द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच शुड बी आस्क्ड। इसी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि क्या हम सॉल्यूशन जनता को दे सकते हैं। हम्म। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में पहली बात तो मैंने ऐसा देखा है कि है ना, जैसे कोई फैमिली फंक्शन हुआ है, कोई एक बच्चा अंडर एज है पर वो गाड़ी चला पा रहा है, तो उसके फादर फिर किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यार इसने तो 13 साल से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया, तूने अभी तक गाड़ी नहीं सीखी। ठीक है, तो ये वाली जो मैंटेलिटी है पेरेंट्स पहले से एम्बिट कर देते हैं, यार तेरे को गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती है अभी तक, फोर व्हीलर ड्राइव क्यों नहीं कर सकता तू, मैंने मेरे बच्चे को तो इतने टाइम से चला रहा है। तो आई थिंक ये जो मेंटेलिटी एम्बिट करते हैं ये एक कारण बन जाता है केओस के अंदर आगे जाके। तो आई थिंक यस। पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं कि एक तो पहली बात ये है कि बिलो 18 है तो देहू मत, पहली बात तो। और हम्म। अगर ये सब पता चल रहा है, ऑब्वियसली बात है कि अगर वो इंटॉक्सिकेटेड टॉक्सिक चीज़ें कंज्यूम कर रहा है और पेरेंट्स माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट, कि मतलब हो सकता है पार्टी करने गया है, नहीं करता होगा ये सब, बट एट द एंड उनको पता चला कंज्यूम करा, ऑल दो उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, ड्राइव कर रहा है, एंड अल्टीमेटली ये केओस में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर रिजल्ट्स तो दिखने ही पड़ेंगे। पेरेंट्स का तो खैर कई जगह पेरेंट्स का भी रोल है कि कई प्राउड फीलिंग से जीते हैं कि ओहो मेरा बच्चा 13 साल का है, 14 साल का है, मुझे इसको चलानी आती है गाड़ी। पर हम्म। वो फॉल्स कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली उस परिवार को ही ले डूबता है ना, कि या राइट। तो वो बच्चा खुद विक्टिम बनेगा या फिर वो किसी और को लेके मारेगा साथ में। तो ये हम्म। तो है ही है, हमारी सोसाइटी में प्राइड को जो एसोसिएट किया जाता है इन फैक्टर्स के साथ। So again, I will say कि there should be some kind of brainstorming sessions on these topic कि इन चीजों को रोका कैसे जाए, what is the solution। और जरूरी नहीं है कि वो solution सब पे applicable हो, आप segment करो ना, कि कई कई हम्म। लोगों पे एक रूल नंबर 1 लगेगा, कईयों पे रूल नंबर 2 लगेगा, उस हिसाब से solutions निकालने चाहिए। तो ये तो है ही है। वैसे मैं इसके ना लिसनर्स को मैं ये भी बता दूंगी, इससे रिलेटेड जो रूल है जैसे अंडर एज ड्राइविंग का रूल बहुत सख्त है। रूल ये कहता है कि अगर आप अंडर एज ड्राइविंग करते हैं, यानी कि आप 18 साल से कम हैं और आप फिर भी गाड़ी चला रहे हैं बिना लाइसेंस के और आप कोई दुर्घटना कर देते हैं, तो 25,000 रुपये जुर्माना है, आपके पेरेंट या लोकल गार्जियन को जेल है, वन पेरेंट को। और जब तक कि वो बच्चा जो जिसने दुर्घटना की है वो खुद 25 ईयर्स का नहीं हो जाता, तब तक वो ही और शी विल बी बैंड फ्रॉम ड्राइविंग, इन द सेंस कि उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा चलाने के लिए। तो ये स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज तो हैं इसकी, पर अभी तक हम्म। कहीं इम्प्लीमेंट ये हो नहीं रही हैं। खासकर ये जो पेरेंट को जेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कोर्ट के जुरिडिक्शन पे डिपेंड करता है कि मतलब केस तो कोर्ट में चला गया ना, कोर्ट हैज टू डिसाइड। तो मुझे ऐसे कोई केस सुनने में आया नहीं जिसमें किसी पेरेंट को अब तक सजा मिली हो अंडर एज ड्राइविंग की वजह से। हम्म। और ड्रंकन ड्राइविंग की भी पेनल्टी तो काफी, जैसे मैंने आपको बताया ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हम्म। आपकी बेल नहीं होगी, गिरफ्तारी तो होगी, व्हीकल भी सीज होगा। लेकिन राइट। अगेन जब वो के कोर्ट में जाता है तो वो किस तरीके से मैनिपुलेट होता है, दैट्स अ डिफरेंट हम्म। स्टोरी। एक चीज इसमें मैं और बता देती हूँ कि अंडर एज ड्राइविंग से रिलेटेड कि एक ये मिसकंसेप्शन है कि नॉन गियर्ड व्हीकल्स जो है वो 18 साल से कम उम्र में चलाए जा सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द केस। नॉन गियर्ड व्हीकल नहीं, अ व्हीकल विच इज बिलो 50 सीसी, जिसकी पावर ओके। 50 सीसी से कम है, खाली वो व्हीकल आप 16 साल के जब हो जाते हैं तो आपको खाली वो व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस मिलता है। लेकिन इंडिया में 50 सीसी से कम के व्हीकल तो अब बन ही नहीं रहे ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम्म। भी हॉर्स पावर पे बनते हैं। तो राइट। पहले कभी 90s या 80s में जैसे लूना काइंड ऑफ अ व्हीकल जो होते थे, हम्म। वो इतनी लोअर कैटेगरी के होते थे। आज की डेट में जो एक्टिवा, जुपिटर, मतलब ये ब्रांड्स के मैं नाम ले रही हूँ कि इस कैटेगरी में जो स्कूटर आते हैं वो नॉन गेट तो होते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट 90 एंड अबव सीसी के होते हैं, 100 सीसी, 125 सीसी। हम्म। तो राइट। एक्चुअल में जो बच्चे हैं 18 साल से कम के, वो ये वाली कैटेगरी के व्हीकल्स भी नहीं चला सकते। दे हैव टू बी 18 ईयर्स ऑफ एज टू राइड दीज व्हीकल्स। ओके। या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा अवेयर नहीं था, आपने बताया। ऑल्सो नेहा, मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने क्या ऑब्जर्व करा है कि लड़के ज़्यादा अच्छे से चला लेते हैं गाड़ियाँ या फिर लड़के ज़्यादा अच्छे चलाती हैं?
देखिए, ऑब्जर्व करने की अगर मैं बात कहूँगी तो जैसे जनरल ऑब्जर्वेशन तो आई कांट से, बिकॉज़ हुँ, मैं खुद को बहुत अच्छा ड्राइवर मानती हूँ बीइंग अ गर्ल, लेकिन हुँ, कंसेप्शन हुँ, ये रहता है कि लड़कियाँ शायद अच्छा ड्राइवर नहीं हैं। लेकिन राइट, आप अगर वेस्ट का डेटा उठाएँगे इंश्योरेंस का, तो उसमें से ये एनालिसिस निकलता है कि जो फीमेल ड्राइवर्स होती हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस ड्राइवर्स होती हैं। तो हुँ, इंश्योरेंस में जो मतलब अगर आप देखेंगे क्लेम्स जो सेटल हो रहे हैं वो ऑफ कोर्स मेल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो दे प्रेफर गिविंग इंसेंटिव्स टू फीमेल्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ इंश्योर करवाएँ वो सब। तो ये आई थिंक लॉजिकली अगर हम इसको देखेंगे तो पॉपुलेशन इस तरह से डिवाइडेड है कि ज़्यादातर जो मतलब इंडिया दो बीइंग अ मॉडर्न सोसाइटी बट स्टिल वेरी लेस परसेंटेज ऑफ women are working. राइट, तो सिंस दे आर नॉट वर्किंग, दे आर होम मेकर्स, तो इतना व्हीकल यूसेज उनका मतलब ड्राइविंग की हुँ, जरूरत पड़ती नहीं है, तो शायद वो कम चलाती हैं। तो जो चीज कम चलाई जा रही है या कम परसेंटेज में अगर महिलाएं चला रही हैं तो वो अगेन मैकेनिज्म उनकी ट्रेनिंग पे भी इफेक्ट आता है कि भाई इतना फ्रीक्वेंट यूसेज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो चीजें भी उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। मेल्स ऑफ कोर्स ज्यादा परसेंटेज बहुत ज्यादा है रोड यूसेज का और व्हीकल ड्राइविंग का, तो वो नंबर अपन को ज़्यादा दिखता है। हुँ, हुँ, बाकी हुँ, मेल फीमेल का एज़ सच कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी काम माइंड से, शांत स्वभाव राइट, से और पूरा रेस्ट मतलब फटीग वगैरह जिसको नहीं है और जो पूरा कंसंट्रेशन से चला रहा है, वो एक बेहतर ड्राइवर है, वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। राइट। लाइक यहाँ पर मैं एक थोड़ा पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, सिंस अपन ने ये मेंशन किया कि लड़के अच्छा ड्राइव कर लेते हैं, लड़कियाँ। तो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मेरे साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि जब भी कोई लेडी पास ऑन होती है मेरे साइड से या फिर कार वगैरह में, तो पता नहीं एक ऐसा वो है कि ना मैं उनसे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब जो भी मेरा व्हीकल मैं चला रहा हूँ उन्हें थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि सामने ठुकते हुए देखा है, जो फीमेल्स ड्राइव करती हैं टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। तो एक तरह से मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि जैसे कि यंगर जो लोग चलाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं चलाना। और ऑल्सो ये थोड़ा एक पर्सनल इंसाइट है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग गेम्स खेलते हैं, जो कार ड्राइविंग गेम्स होते हैं, राइट, उनको पता रहता है कि भाई इस तरफ टर्न लेना है। तो कहीं ना वो जो रिफ्लेक्स है गाड़ी चलाने का कि भाई अगर कुछ एकदम से आ जाए तो एकदम से मोड़ना नहीं है, स्टेयरिंग थोड़ा सा स्लाइटली मोड़ना है सो दैट वो पास ऑन हो जाए। तो ये जो रिफ्लेक्सेस जो क्रिएट होते हैं गेम्स के थ्रू कि भाई किस तरफ गियर डाल देना है, वो तो ऑब्वियसली एक फंडामेंटल हम चीज़ सीखते हैं प्रैक्टिकल में। बट जो रिफ्लेक्सेस की बात आती है जहाँ पर, वहाँ पे मैन जो है वहाँ पे मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अल्टीमेटली जो वुमेन्स है वो भी कर लेती हैं थोड़ा बहुत, बट स्लाइडली एक पॉइंट ऑफ एक्शन जो लेना होता है ना उस पर्टिकुलर मोमेंट में, वो मैन ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल इंसाइट है। वो मैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, क्या होता है कि वो हम्म। ट्रेनिंग और एक्सपोज़र का फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने कहा मेन है, राइट। तो मेन में बी एक्सपोज़्ड टू राइडिंग और ड्राइविंग एट अ वेरी अर्ली एज, और राइट। गेमिंग गेमिंग में भी है, तो वो एक्सपोज़र उनको ज़्यादा है, या हम्म। एज़ अ पिलियन राइडर भी अगर वो या को-पैसेंजर के तौर पे हो सकता है उन्होंने ज़्यादा देखा हो। अब कोई हम्म। फीमेल राइडर है, मे बी अभी तक तो वो डिपेंडेंट थी एज़ अ पिलियन राइडर, या सपोज़ उसको लेके दिया गया है व्हीकल, तो उसको इतना हम्म। एक्सपोज़र नहीं है, तो ये डिफरेंस शायद उस वजह से आ सकता है। हाँ। बट रिफ्लेक्सेस ठीक है, रिफ्लेक्सेस आपके हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि बॉयज में ज्यादा होता है, अगेन बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, बट यू नो आपकी स्किल तो है व्हीकल चलाने की। राइट। रोड सेफ्टी इज ऑल अबाउट हाउ डू यू लिंक दैट स्किल टू योर नॉलेज बेस ऑल्सो। तो हम्म। आपका स्किल तो है, रिफ्लेक्सेस आपके हैं, कहाँ ब्रेकिंग करनी है, कैसे करनी है, लेकिन जब आप सड़क पर चल रहे हो तो आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपके हम्म। साथ 10 प्रकार के व्हीकल और चल रहे हैं, प्लस वो हो सकता है कोई गलती कर रहे हो। तो द कॉन्सेप्ट इज कि आप अपने स्किल को जब आप अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ जोड़ते हैं ना, ट्रैफिक की हम्म। नॉलेज के साथ, तो वो एक डिफेंसिव ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आप खुद को भी इस तरह से अकोमोडेट करके चल रहे हो कि सामने वाले की भी अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसको भी पहले से एडवांस में एंटिसिपेट करके चल रहे हो कि दिस कुड राइट। हैपन, तो आई शुड मेंटेन द सेफ डिस्टेंस और दिस यस। स्पीड और वट एवर। तो हम्म। वो उसी को एक कुशल सड़क उपयोगकर्ता कहेंगे, जो सामने वाले की भी गलतियों को एंटिसिपेट करके चल ले। हम्म। राइट, राइट, राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप मुझे टॉप 5 चीज़ें बताएं कि मतलब अगर कोई स्टीयरिंग पे जाके बैठ रहा है, वो उसने प्लान करेंगे जाने का, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखनी चाहिए फॉर अ सेफ ड्राइव।
डिफेंसिव ड्राइविंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ड्राइविंग हैज़ टू बी डन बाय काम माइंड। अगर आप ओके। स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप पे फटीग है, या इवन अगर आपकी कोई किसी से तू-तू मैं-मैं भी हुई है, तो डेफ़िनेटली जब तक कि आपका दिमाग ठंडा नहीं होगा, आप स्टीयरिंग का या आप टू व्हीलर का कंट्रोल नहीं ले पाएँगे। तो दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू फॉलो। सेकेंडली, बिफोर जिस सड़क पर आप जा रहे हैं, सपोज़ आप डेली कम्यूटिंग भी करते हैं, नो योर रोड। आप रोड को पहचानें अच्छी तरह से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें, और हुँ, जो लाइसेंस के टाइम पे जो साइनेजेस वगैरह बताए जाते हैं कि जो रोड कम्युनिकेट करना चाहती है कि कहाँ क्या स्लो डाउन है, कहाँ कर्व है, कहाँ पार्किंग है, कहाँ नो पार्किंग है, व्हाटएवर। उन उसकी नॉलेज पहले आप एडवांस में पहले पूरी लें। एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, जैसे कुछ छोटे-छोटे रूल्स होते हैं कि बड़े व्हीकल से डिस्टेंस बना के चलें, क्योंकि जो बड़े व्हीकल होते हैं उनके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। बड़े व्हीकल का जो हुँ, ड्राइवर है, वो जब स्टीयरिंग पकड़ के बैठा होता है तो वो कच कहीं मतलब वो दोनों अपने साइड मिरर्स पे तो डिपेंडेंट है, बट देन देयर आर सर्टेन लोकेशंस जहाँ पे वो नहीं देख सकता। तो इसलिए बड़े व्हीकल से सेफ डिस्टेंस हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। डेफिनिटली रॉन्ग साइड से हमको कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग साइड इज़ अ बिग ब्लाइंड स्पॉट फॉर बिगर व्हीकल्स। कभी नहीं देख राइट। पाएगा बिगर व्हीकल रॉन्ग साइड से अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो। Then, especially on expressways and highways, you have to follow the rule of, वहाँ पे लिखा भी रहता है, अगर आप देखेंगे कि सामने वाली गाड़ी से 70 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट करके चले, तो ये सब डिफेंसिव ड्राइविंग में आता है। देन कार के अंदर कहा जाता है कि भाई आप ज़्यादा टशन में ना चलाएं। जो एक हुँ, कॉन्सेप्ट होता है कि जो जैसे घड़ी में जो 10 का साइन होता है ना, 10 बजने का, हुँ, उसी उसी राइट। प्रकार में आपको स्टेयरिंग पकड़ना है। टशन में हाँ, एक हाथ से मैं एक हाथ से यू टर्न ले लूँगा, ये ले लूँगी, उस तरह के उससे बचना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं। आपकी पावर स्टीयरिंग है, तो वो कभी भी लॉक भी हो सकती हैं। इट कैन पुट यू इन अ हुँ, सिचुएशन जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी पता चले एक्सीडेंट हो गया क्योंकि आप टशन में थे। देन शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं रखनी चाहिए व्हीकल में, बिकॉज़ एट द टाइम ऑफ सडन ब्रेकिंग और मे बी एक्सीडेंट, वो शार्प ऑब्जेक्ट्स चुभ सकते हैं। देन लूज़ बॉटल्स, फूड पैकेट्स एंड ऑल दैट शुडन्ट बी केप्ट। देन अगर टू व्हीलर है, 2 की कैपेसिटी है, तो 2 जने ही उस पे बैठें, क्योंकि तीसरे जने के बैठते ही व्हीकल की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती है। एफिशिएंसी कब? इमरजेंसी के टाइम पे। सपोज़ आप ब्रेक लगाना चाहते हो, लेकिन व्हीकल की एफिशिएंसी क्योंकि रिड्यूस हो गई है, आपने ज़्यादा उस पे बोझ डाल रखा है, तो वो हो सकता है उसका ब्रेकिंग सिस्टम और उसके टायर उतनी एफिशिएंटली काम ना करें। तो ऐसे छोटे-छोटे-छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए एक रोड यूज़र को। जैसे फिर आपने पेडेस्ट्रियन के लिए कहा था, येस ऑफ कोर्स दे शुड नो सड़क कहाँ से क्रॉस होनी चाहिए। चाहे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, चाहे नहीं है। ये एटलीस्ट उनको देखना चाहिए कि मैं सड़क के कहाँ, किस रोड के बीच में से तो नहीं सड़क को क्रॉस कर रहा है। एटलीस्ट जो जंक्शंस होते हैं, तिराहा होता है, चौराहा होता है, कम से कम वहाँ पहुँच के सड़क को क्रॉस करें, है ना? डिवाइडर के बीच में से जंप ना करें। फुटपाथ अगर अवेलेबल है तो फुटपाथ पे चलें। फुटपाथ अवेलेबल नहीं है तो ट्रैफिक को फेस करते हुए चलें। हमेशा हुँ, ऑपोज़िट डायरेक्शन में चलें ट्रैफिक के, ताकि सामने वाला ट्रैफिक आपको देख सके। क्योंकि अगर आप हुँ, ट्रैफिक की डायरेक्शन में चलेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये किसी भी स्टेट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, तो आपको राइट। ये सारे डिफेंसिव ड्राइविंग के कॉन्सेप्ट वहाँ मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हुँ, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, तो उनके पास भी रिसोर्स मटेरियल का एक ब्लॉग है, जहाँ पे वो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाली हुई है। लाइक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं अपना एक पर्सनल इंसाइट शेयर करना चाहूँगा। जो लोग देख रहे हैं उनको हेल्प हो सकती है ड्राइविंग में। मैं जो रूल फॉलो करता हूँ वाइल ड्राइविंग, कि जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठा, पहले मैं मेक श्योर करूँगा कि जो मेरे सारे जो मिरर्स हैं, रियर मिरर और जो मेरा सामने वाला है, उन सबको मैं अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये है कि ना, जब ड्राइव कर रहे हो ना, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका जो पॉइंट ऑफ एक्शन जो आपको लेना होता है, क्योंकि अगर आप जैसे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बी एक्स्ट्रा केयरफुल दैट टाइम, क्योंकि ना एक ब्लंडर बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है। सो जैसे कि स्पीड लिमिट आप चेक करते जाएं, हर 15 या 20 सेकंड में सारे मिरर्स चेक कर लो कि पीछे को आ तो ही रहा। जब किसी को आपको टेक ओवर करना हो, पहले मेक श्योर करिए कि पीछे कोई स्पीडली तो नहीं आ रहा। अगर कोई कट से इंटरवीन कर रहा है, तो पहले सामने वाला निकलेगा, फिर कट वाला निकलेगा। ये वाले जो फंडामेंटल्स है, ये भी थोड़े लोगों को आने चाहिए, सीखने चाहिए कि भाई सामने वाला आप कैसे रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बुकिश नॉलेज से ही आपको मिलेगा। आप जो देख रहे हो कि हाँ, ये वाले बंदे ने सही टर्न लिया है या चलाते वक्त,
तो उस तरह से टेक अवेज ले सकते हो आप चलाते वक्त गाड़ी को, कि भाई ये ऐसा भी कर सकता था पर इसने थोड़ा रुका ये, उसके बाद इसने टर्न लिया। तो ये वाले टेक अवेज भी वाइल ड्राइविंग पीपल कैन एक्नॉलेज इन देयर माइंड। ऑन रोड लर्निंग्स हैं। और आपका ये मिरर वाला पॉइंट बहुत ही वैलिड है। आपने खुद नहीं नोटिस हम्म। किया होगा कि बहुत सारे बाइकर्स तो अपने दोनों मिरर्स को ही या तो फोल्ड करके रख लेते हैं, या अगर एक बार राइट। वो चोरी हो गया या टूट गया तो लगाते नहीं है, जबकि लेन चेंजिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है वो। इवन कार हम्म। ड्राइवर्स क्या करते हैं कि आपका राइट हैंड साइड का तो मिरर फिर भी वो लोग ओपन कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मिरर ओपन नहीं करते हैं। और आज खासकर जैसे एसयूवीज आजकल बड़ी गाड़ियां हैं जिसके डायमेंशंस बड़े हैं, तो यू नीड टू यूज योर मिरर्स। अगर आप मिरर्स ही यूज नहीं करोगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपके लेफ्ट राइट में किस तरह का व्हीकल आ रहा है। राइट। तो ये छोटे छोटे जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, जो रिपोर्ट भी नहीं होते, वो इन्हीं गलतियों की वजह से होते हैं कि हम देख हम्म। ही नहीं रहे हैं, रेयर व्यू मिरर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, साइड मिरर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, और हम खाली सीधा रोड पे सामने की तरफ देख रहे हैं। एंड योर हाँ। पॉइंट्स आर क्वाइट वैलिड भाई। जिस रास्ते से हम रोज जाते हैं, नो योर रोड। अब सड़क को जाना, आपको पता है मीडियन कट कहाँ है, आपको पता है कि यहाँ कोई स्कूल है या मंदिर है, या यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्राउड ज्यादा हो सकता है, या यहाँ पे कोई कॉलोनी की कनेक्टिंग रोड आके मेन रोड पे मिल रही है, तो डेफिनेटली इट्स अ टी पॉइंट जो हम्म। कि ब्लाइंड स्पॉट भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस, और वहां आप स्लो डाउन कर जाओ। तो ये ऑन रोड लर्निंग्स होती हैं जो, हम्म। इफ यू एक्चुअली हैव दैट माइंडसेट कि भाई मुझे सेफली ड्राइव या राइड करना है, तो आप ऑटोमेटिकली ये चीजें नोट करते हो सड़क पर। ऑल्सो मैं इसमें एक चीज़ भूल गया कि बैठते से पहले मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ जो सबको करना यस, चाहिए। वो तो मस्ट है ये सीट बेल्ट। तो आजकल खैर राइट। गाड़ियों में तो आजकल वो बीप का साउंड भी आना शुरू हो गया है अगर हाँ। आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो। राइट। ऑल्सो मैं जब ये पूछने वाला था आपसे कि अगर जैसे किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देख लिया हो, लाइव चल रहा हो कुछ ना कुछ जिसके साथ हुआ है, पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करें अगर मेन हाईवे है, क्या आसपास कुछ लोकेलिटी है नहीं जहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट करा जाए, मेडिकली उसको वो दे दें? तो पुलिस को फ़ोन लगाया जाए, अगर पुलिस को लगाया जाए तो कौन सी हेल्पलाइन नंबर है या फिर ऐसा कुछ बनाया हुआ हो? तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दो तीन नंबर्स हैं देखिए। एक तो पुलिस कंट्रोल नंबर, पुलिस का जो कंट्रोल नंबर होता है, एक तो 100 है हमारा पुलिस कंट्रोल नंबर। एक नेशनल इमरजेंसी नंबर है 112, तो ओके। आप वो डायल कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी नंबर जो है वो आपके पुलिस या एम्बुलेंस जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप मेंशन करते हैं कि इट्स एन एक्सीडेंट, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों को मैनेज करता है। 112 विद द नेशनल इमरजेंसी नंबर। देन 108 जो हमारी एम्बुलेंसेस का नंबर है। हाईवे पे स्पेसिफिकली आप हैं तो वहाँ पे 1033 इज दी हाईवे असिस्टेंस नंबर, जो एनएचएआई हम्म। काफी पॉपुलराइज कर रही है। तो अगर आप 1033 पे कॉल करते हैं तो अगेन वो पुलिस, एम्बुलेंस, क्रेन, जिसका भी जरूरत है, वो तीनों चारों चीजों को वो लोग मैनेज करते हैं। तो 100, 112, 1033, दीज आर दी इमरजेंसी नंबर्स जो इमीडिएटली वन शुड कॉल। अगर आप केपेबल हैं मदद करने के लिए, तो देन डेफिनेटली आपको व्हीकल से उतर के एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करनी चाहिए। मदद में देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, कि ब्लीडिंग वीडिंग, अगर मैं फर्स्ट एड पे, अगर आपको कुछ भी हिंट भी नहीं है फर्स्ट एड कैसे कहते हैं, ये दो लीस्ट चीजें हैं जो आप कर सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी नंबर पे आप कॉल कर दें। सेकेंडली, आप वहाँ भीड़ नहीं होने दें, राइट। हम्म। जिसका जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, उसको सफोकेशन हो या लोग तमाशा क्रिएट करें, एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि वहां से भीड़ छटाएं। इफ पॉसिबल, अगर कुछ साधन है तो आप जो विक्टिम की जो मतलब जो एक्सीडेंट का साइट है उसको थोड़ा सा क्लीन, इन द सेंस कि आप उनको विक्टिम को साइड में ले जा सकते हैं, या फिर कुछ बैरिकेटिंग में हेल्प कर सकते हैं, या व्हीकल से बैरिकेटिंग कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाए मेन कैरेज वे से वो रास्ता, इस तरह के। तो इस तरह की आप हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर उसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपने इन्फॉर्म भी कर दिया अथॉरिटीज को, और अगर आप खुद केपेबल है मदद करने के लिए, आपको आता है अगर, जो कि आई थिंक एवरी सिटीजन शुड लर्न द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड, जिसमें ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, या विक्टिम को स्टडी फ्रैक्चर वगैरह अगर दिख रहा है, हो गया है, तो उसको कैसे स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है, या अनकॉन्शियस हो गया है तो आइडेंटिफाई करना कि सीरियस है या खाली बेहोश हुआ है। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं फर्स्ट एड के, विच आई थिंक मतलब मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो राइट। ये एटलीस्ट एक मतलब खैर हमारे जैसे एनजीओ तो कोशिश कर ही रहे हैं कि इसको हम्म। करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए, स्कूल में भी पढ़ाया जाए। उसके बियॉन्ड भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो एनी हॉस्पिटल विल रेडिली गिव यू दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो बेसिक फर्स्ट एड तो आई थिंक सबको आना चाहिए, खुद के भी काम आता है, खाली दूसरों के लिए राइट। नहीं। हम्म। आप ये रिकमेंड करोगे कि गाड़ियों में जो डैश कैम होता है वो लगाना चाहिए लोगों को? हाँ, व्हाट डू यू यस, थिंक? आजकल आजकल की तो जो सिचुएशन है,
अगर हाँ, आपको मतलब भगवान ना करे आप अगर किसी में इंडल्ज हो जाते हो किसी एक्सीडेंट में, तो आजकल की जो कंडीशन है आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू राइट। मेक श्योर कि वेदर आप डिफॉल्टर थे या आप विक्टिम है। हुँ, 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 इट्स हुँ। राइट। वेरी नेसेसरी बिकॉज जुडिशरी में हमारी जुडिशरी क्या जो हमारा पूरा लीगल प्रोसीजर है वो उसमें अभी तक यही मानसिकता है कि बड़े व्हीकल की गलती है हुँ। या ऐसा ऐसी पार्टी की गलती जिसको दबाया जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं मतलब पर्सनली रिकमेंड करूंगी अगर पॉसिबल है तो डैश कैम तो आज के टाइम पे लगाने ही चाहिए अगर आप राइट। अफोर्ड कर सकते हैं तो। हुँ, हुँ, हुँ। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच नेहा। इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑन द शो वंस एंड अगेन थैंक या यू रोनित एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस तरह के कॉज के बारे में काफ़ी लोग सुनेंगे जानेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड हैविंग मी हियर एंड हैविंग मी हर्ड ऑन द टॉपिक ऑफ रोड सेफ्टी। yeah, likewise, thank you so much for your time. Yeah, I think people got to know so much about this. Even I got to know so much about from yours, from your perspective. So yeah, thank you so much. We'll see you in the next one. Thank you guys. हाँ ओके ओके।